बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन आज है 8 अक्टूबर 2005 में। आज के ही दिन 8 अक्टूबर में पाकिस्तान में तबाहकुन ज़लज़ला आया था, सबको याद होगा। उसको 19 साल कंप्लीट हो चुके हैं आज की तारीख में, और ये 8 अक्टूबर 2005 को ये 7.6 की एक शदीद तरीके का एक ज़लज़ला आया था, जिसमें आज़ाद कश्मीर, हज़ारा जो डिवीज़न्स है उसमें, और खैबर पख्तूनख्वा जो है उसके जो काफ़ी जगहों पे ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर तबाही हुआ था। इसमें 80,000 से ज़ायद लोग जो थे वो जहाँ बहाक हो गए थे। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला दर्जे का मुकाम अता फरमाए। और ये सारी जानें, सारी लाशें मलबे के ढेर में गुम हो गई थी। और ये जो हंसते बसते शहर थे ना, ये ऐसे घंटों में और दिनों में उजड़ गए थे, बर्बाद हो गए थे पूरे पूरे ख़ानदान। या अल्लाह, सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया गया था 400 गाँव को इस ज़लज़ले में, क्योंकि कोई मदद ही नहीं कर सके थे, कुछ हो ही नहीं सका था। ये तो क्योंकि एक आफ़ती ज़लज़ला था, और 16 स्कूल्स इसकी जद में आए थे, वो भी तबाह हो गए थे। बल्कि 16,000 मेरे ख़्याल से थे, आई एम नॉट श्योर, है ना, 16,000 स्कूल, अब मेरे ख़्याल से 16,000 स्कूल थे जो इसकी जद में आए थे। काफ़ी बड़ी तादाद पे लॉस था। इतना बड़ा लॉस जो है ना वो ऐसे ज़लज़ले में सोचो गुमान से भी ऊपर था। 16 स्कूल्स तबाह हुए, इतने साल हो गए, ठीक है। ये चीज़ मुझे एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है, मगर वैसे मैं आपको कंफर्म करके बताती हूँ। अच्छा, फिर 19 साल इस ज़लज़ले को हो गए, और उसके बाद आज भी इस सानिया को याद किया जाता है, आज भी इस ज़लज़ले को याद किया जाता है। एक तबाही जो बहुत से शहर, जिसमें मुज़फ़्फ़राबाद थे और बड़े ऐसे ऐसे बालाकोट जैसे शहर थे, वो तबाह हो गए थे। बहुत बड़े पैमाने पे तबाही हुई थी। आज मैंने कहा कि 8 अक्टूबर है, तो उसकी याद में बहुत से लोगों के घरों में जो है ना वो सोग मनाया जा रहा होगा। कितनों की जानें चली गई, कितने माओ ने अपने लखते जिगर खोए, कितनी तबाहियाँ हुई हैं और इतनी बर्बादियाँ। मैं आपको बताऊँ, किसी का भाई, किसी का शौहर, किसी की औलाद, किसी के बच्चे, कौन कौन इस ज़लज़ले की जर्द में आया। तो आज आप लोग अपने अपने घरों में भी हाथ उठा के दुआ कीजिएगा स्पेशली, और उन सब की मग़फ़रत के लिए, और उन सबको अल्लाह ताला जन्नत में आला दर्जे का मुकाम अता फ़रमाए, आमीन। इसमें दुआ गो रहिएगा, दुआ के लिए हाथ उठाइएगा। ये कुछ ऐसे आफ़ती ज़लज़ले होते हैं, ऐसी आफ़तें होती हैं जब मुझे लगता है हम लोग ना इससे बहुत कुछ अपना इनर, अपना ये जो सोल है ये कनेक्ट करते हैं। हम इससे अपने आप को कनेक्ट करके ना इन चीज़ों से कुछ सीखते हैं, फिर अल्लाह की तरफ जाते हैं, तौबा करते हैं, माफ़ी मांगते हैं। मैं आपको बताऊं, फिर भी वो तौबा माफ़ी हमारी सिर्फ घंटे 2 घंटे के लिए होती है, और हार्डली 1 दिन के लिए होती है। उसके बाद फिर वही चीज़ों में हम जो है लगे पड़ते हैं। अल्लाह ताला हमारे पूरे इस पाकिस्तान को ऐसे ज़लज़लों से, ऐसी आफ़तों से, बल्कि पूरी दुनिया, कुल कायनात को ऐसी आफ़तों से महफूज रखे इंशाअल्लाह ताला, और हम सब को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। सबके बच्चों को, सबके भाई, बाप, बहन, बेटी, बीवी, रिश्ते, सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखें, आमीन। एनीवे, और वही बात, दुनिया तो चलती है। आज हम फिर हमारे भी जो कुछ शो के कॉन्सेप्ट हैं, जो कंटेंट हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे नाज़रीन मेंटल कंपैटिबिलिटी के ऊपर। जो शादी के बाद लोगों की कंपैटिबिलिटी नहीं मिलती, 2 लोग जो हैं आपस में मैच ही नहीं कर रहे होते। अब ये वो कलर मैच नहीं है कि ड्रेसिंग मैंने काली की है तो तुसी भी काला जोड़ा पा लो, साड़ी फरमैश थे। एक कंपैटिबिलिटी वो होंदी है जे जड़ा शादी के बाद होंदी है कि आपकी केमिस्ट्री कैसी है, आपकी समझ कैसी है, आपकी आंखों का नज़ारा, इशारा कैसा है। आप अपनी बेगम को सिर्फ आंखों से देखें, उनको समझ आए कि यहाँ बैठना है, यहाँ उठना है, यहाँ खाना, मुझे भूख लगी है। इसी तरह आपके जो बेगम है वो भी अगर आपको इशारा करें, आप समझ जाएँ, उठने को कहें, उठ जाएँ। ऐसे बहुत से प्यारे मोहब्बत के इशारे हैं, कुछ रोमांस के इशारे हैं, कुछ झगड़ों के इशारे हैं। ये सारी चीज़ें आपके 2 रिश्तों के साथ चलती हैं, ठीक है। कहीं आप किसी से मेल जोल कर रहे हैं, कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है, कहीं बड़बोला बनना है। 2 मियाँ बीवी एक दूसरे का राज होते हैं, दीवारें होती हैं, दोनों एक दूसरे के लिए
कवर होते हैं, आप उसका राज वो आपका राज, वो आपका पर्दा वो आपका पर्दा, ये ऐसी कहानियाँ होती हैं। उनकी कंपैटिबिलिटी ना हो तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी शादी का। तो इसलिए आज हमने जिनको बुलाया, मधु किया है, मैं बार बार कहती हूँ सोशल मीडिया की वायरल खातून है। वाई? बिकॉज दबंग बोलती हैं, सच बोलती हैं, और सबसे बड़ी बात शी इज़ एक्चुअली साइकेट्रिस्ट, डॉक्टर है। तो तालीम जिसके पास होगी तो उसके पास शऊर भी होगा बोलने का। हर कोई अपनी पकवान खोल के अगर बोलना शुरू कर दे, हर शायर अगर किसी के ऊपर बात करना शुरू कर दे, रिश्ते पे बात करना शुरू कर दे, उसकी शायरी किसी रिश्ते या शेर के बोल में तो अच्छी लगेगी, मगर जब तक आपने किसी चीज़ को पढ़ा नहीं है, आपने साइकोलॉजी की किताबें नहीं पढ़ी हैं, आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आपकी स्पीच नहीं है, आपकी स्पीकिंग पावर नहीं है, तो फिर जो वो बोल दे उसके ऊपर मुसल्लत मत हो जाया करें। ऐसे लोगों से ज़रूर रब्ता किया करें जो मेंटल हेल्थ के बारे में आपकी जानते हैं कि आपको क्या फतूर है, क्या खुमार है, क्या पागलपन का दौरा किस हद तक का, किस वोल्टेज का पड़ रहा है आपको, किस तरीके की नंगी तार पे हाथ रखवाना है आपके, ये सब सही लोगों से पूछा करें। आज हमारे पास मौजूद है, समझ गए होंगे आप, डॉक्टर नबिया अली खान ऑन सेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। मैंने कहा बताऊं कि भाई इल्म उसी बंदे से पूछना चाहिए जिसके पास रास्ता हो। जब आपके पास इल्म ही नहीं होगा, वो रास्ता क्या दिखाएंगी? असल में इल्म जहाँ होता है वहाँ नज़र आ जाता है। सूरत हाल ये है, जो लोग इल्म पे सवाल उठाते हैं उन लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि इल्म वहीं होगा जहाँ इल्म हासिल किया होगा। यस, बगैर हासिल किए तो कुछ भी हासिल नहीं होता। ऐसी बात है। तो हर चीज़ जिस तरह मोहब्बत हासिल करनी पड़ती है, और अपनी जो है वो गैर हासिल शुदा मोहब्बत पे इंसान सारी ज़िंदगी जो है वो तलखी का शिकार रहता है, तकलीफ़ में और अजियत में रहता है। इसी को अगर हासिल कर लिया जाए तो भी वो यही सूरत हाल जो है वो अख्तियार कर लेता है, तो हम शायद कभी भी खुश नहीं होते। लेकिन हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। सुबह सुबह आपके मॉर्निंग शो में आके तो बंदा वैसे ही एनर्जेटिक हो जाता है आपकी आवाज़ सुन के, जितना एनर्जेटिक आप शो करती हैं माशाल्लाह। ये एनर्जी भी आपके अंदर, ये साइकोलॉजिकली है, जाहिर है आप इस चीज़ को फील करके करती हैं, दिल से करती हैं। अल्लाह बख्शे, मेरी अम्मी मुझे कहती थी कि तुम दुनिया में जो भी काम करती हो ना, उसमें सिर्फ तुम्हारी जो है ना, जो मॉर्निंग शो वाली चीज़ है, मेरी अम्मी को बहुत पसंद थी। अम्मी कहती थी तुम अपने लोगों के साथ कनेक्ट होती हो, उनके साथ उन्हीं की जैसी लगती हो। मेरे जो मुझे कमेंट्स भी मिलते हैं वो यही मिलते थे। तो बाकी किसी काम में शायद मैं कनेक्ट नहीं होती, इधर मुझे लगता है मैं कनेक्ट हो जाती हूँ। आपका दिल है ना, यहाँ दिल अटैच हुआ हुआ है, दिमाग जो है वो सारी चीज़ें जो है वो एक्सेप्ट कर रहा होता है। जैसे आपका दिल करता है पूरे माशरे को सुधार दिया, आपने बेड़ा लिया हुआ अपने कंधों पे। असल में ये बहुत बड़ा जहाद है। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मियाँ बीवी की मेंटल कंपैटिबिलिटी के हवाले से बात भी करना इतना सेंसिटिव टॉपिक है कि जिस पे आप कोई भी अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, या जैसे मैंने जो है वो रिलेशनशिप के हवाले से ये काम शुरू किया है पाकिस्तान में, आप यकीन करें पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सारे लोगों ने अपने रिश्ते को निभाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। वहाँ जहाँ पर लोग ये सोच ही नहीं सकते थे कि 20-20 साल हो गए उनकी शादी को और वो कभी एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो ही नहीं सकते, वो भी मुझसे रब्ता करते हैं कि हमारी गलती कहाँ पर है। अरे वाह, आज तक गलती नहीं समझ सके लोग। नबिया कोई बताने वाला नहीं है ना, घर में कोई नहीं बोलता, सास ससुर नहीं बोलते, कोई काउंसलिंग नहीं करता, किसी का घर खराब होता है कहते हैं हो, बल्कि और फूट आग लगा के तो उसकी तबाही कर देते हैं। मेरा सवाल ये है कि जब शादी के लिए कंपैटिबिलिटी इतनी ज़रूरी है नबिया, तो वाई कॉम्प्रोमाइज़, बाद में कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करना पड़ता है इस कंपैटिबिलिटी के लिए? देखिए, कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं होना चाहिए। आपको ज़िंदगी जो है वो जीनी चाहिए। जब दो लोगों के लिए आप एक दूसरे का रिश्ता देखते हैं तो ये सब चीज़ें बड़ों को भी देखनी चाहिए कि क्या आपके लड़के में इतनी कैपेसिटी है कि वो इस नेचर की लड़की के साथ जो है वो चल सके। क्योंकि दो ख़ानदानों में रिश्ता तो हो रहा है, लेकिन दो लोगों की मेंटल कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। वो दो लोग जो मियाँ बीवी के रिश्ते में बनने वाले हैं, उनकी कोई चीज़ तो आपस में मिलनी चाहिए, कोई केमिस्ट्री जो है वो एक होनी चाहिए, उनकी सोच होनी चाहिए। बेसिकली सारी की सारी गेम आपकी सोच की है। जहां आपकी सोच मिलती होगी ना, वहां आप खुश होंगे। जहां आपकी सोच नहीं मिलती ना, वहां पर आप तकलीफ में होंगे। तो ये जो सोच है ना, बेसिकली हमें इस पे काम करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपके पास अभी ब्रेक के बाद आऊँगी तो मैं आपको एक जो है ना सवाल ज़रूर पूछूंगी। मेरी एक दोस्त है, उसकी अभी रिसेंटली शादी हुई है, डॉक्टर है। उसकी जो हुई है ना वो अरेंज मैरिज हुई है। अब उसके 6 महीने तो गुजर गए, मगर 6 महीने में उसको ना घर, और सिर्फ सास है और बेटा है और कोई नहीं। उसको वो स्पेस नहीं मिल रही, वो शी इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल, बिकॉज जो मियाँ बीवी की कंपैटिबिलिटी है ना वो नहीं मैच कर पा रही है। अब दोनों डॉक्टर भी हैं, दोनों की टाइमिंग भी मैच नहीं करती है, और आपस में जो है ना दे आर नॉट हैप्पी। और लड़की छुप के जो है ना शी इज़ हैविंग द पिल्स एंड एवरीथिंग सो दैट कि प्रेगनेंसी ना हो सके। सही। तो अब ये सिचुएशंस में मियाँ को नहीं पता, मगर शी इज़ नॉट हैप्पी, शी इज़ नॉट रेडी बिकॉज शी इज़ क्वालिफाइड डॉक्टर, so she don't want to have a baby right now। तो ये भी तो कंपैटिबिलिटी वाला मसला चल रहा है, ऐसा बहुत से लोगों में चल रहा है। जवाब दीजिएगा ब्रेक के बाद। ब्रेक। वेलकम बैक टू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं नबिया अली खान ऑन सेट, डॉक्टर
है और आपकी मेंटल हेल्थ के हिसाब से आपको सारे आइडियाज़ देती है। मैं आपको बताऊँ, शादी के बाद कंपेटिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। मैंने शादी के लिए सवाल किया था कि एक अरेंज मैरिज है मेरी दोस्त की, ठीक है, एंड शी इज़ नॉट हैविंग बेबी, मियाँ से छुप के शी इज़ हैविंग द पिल्स एंड एवरीथिंग, और वो 8 महीने हुए शादी को, मगर उनकी कंपेटिबिलिटी बिल्कुल नॉर्मल नहीं, जबकि सिर्फ एक सास और एक जो है ना लड़की है, एंड दे डॉक्टर्स। देखिए उनके दरमियान में जो मेंटल कंपैटिबिलिटी का ना होना है वो बहुत सी इसकी रीज़न्स हो सकती हैं। एक तो वक्त का ना होना, जाहिर है कि नई नई शादी हुई है, 8 महीने हुए अभी शादी को, 1 साल नहीं हुआ पूरा, तो इसमें प्रॉपरली जो है वो एक दूसरे को जब आप टाइम नहीं दे पा रहे होते या एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे होते, तो एक दूसरे को समझने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है। तो वहाँ पर ये जो है वो प्रॉब्लम आती है कि अगर एक वेल नोन बंदा है और उसको पता है, एक पढ़ा लिखा बंदा है, अब जैसे आप कह रही हैं कि वो डॉक्टर हैं, तो लड़की भी डॉक्टर है, लड़का भी, और दोनों एक दूसरे को टाइम उनकी अलग है, जाहिर है शाम को वो पहले आता है, बाद में बीवी आती है, बिल्कुल। तो सास भी ये कहती है कि घर नहीं देखती, बाहर देखती है, तो बाहर उसको बहुत काम करना पड़ता है। बिल्कुल जाहिर बात है, वो ड्यूटी टफ होती है डॉक्टर्स की, और 24 आवर्स क्या 48 आवर्स भी जो है वो चले जाते हैं इस चीज़ में, जिसकी वजह से मामला ख़राब होते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर ना दोनों को समझना है, अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। अच्छा, उनको अपनी ड्यूटी में से जो भी जैसे भी वो करें, लेकिन अपने लिए कुछ वक्त उन्हें निकालना पड़ेगा। जब उनकी ऑफ होती होगी या जब उनके पास जो है वो फ्री टाइम होता होगा, तो वो जाहिर है कि उसे आराम में गुजार देते होंगे कि उन्हें जाहिर है आराम भी करना है। लेकिन यहाँ पर ही वो पॉइंट है कि जहाँ शादी हुई है और आपका पार्टनर आपके साथ है, उसके लिए आपको वक्त निकालना है, चाहे आप कितने मसरूफ़ हैं। भाई आप 24 आवर्स काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लम्हे आपके पास ऐसे ज़रूर मौजूद होंगे जिसमें आपके पास अपने लिए स्पेसिफिक टाइम होगा। आप वीडियो कॉल पे भी इन टच रह सकते हैं, आप कॉल पे भी इन टच रह सकते हैं। ये केमिस्ट्री नहीं हो रही है ना, ये केमिस्ट्री नहीं हो सकती सकती अरेंज मैरिज में। ये बेसिकली अरेंज मैरिज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो शौहर है ना, वो बीवी को कभी भी वो स्पेस नहीं देता जो वो लव मैरिज में आपको स्पेस मिल जाती है। कि लव मैरिज जैसी नई नई होती है ना, उसमें ज़रा एक चार्म ज़्यादा होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि इसका एक चार्म होता है लव मैरिज का, और वो क्या होता है कि जी आप वीडियो कॉल पे भी साथ हैं, कॉल पे भी साथ हैं, जैसे ही टाइम मिला है चाय के लिए, खाने के लिए, वो बेगम के साथ जो है वो इन टच हो गया, नई नई शादी हुई है, उसको जो है वो टाइम को स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जगह पर ऐसा नहीं होता। आपकी इसी सवाल का मैं आप में ही सवाल करूँगी कि बाद में कैसा क्या हो जाता है। कुछ लव मैरिज भी ऐसी होती हैं जहाँ पर बड़ा टाइम लवी डवी कपल होते, 2-3 महीने के बाद पता चलता है नहीं भाई बस ठीक है इतना ही हो गया। लड़का सारी रात दोस्तों में बैठा होता है, शीशे पी रहा होता है, ड्राइवों पे जा रहा होता है, गैदरिंग कर रहा होता है, लड़की अकेले घर बैठी होती है, दोस्तों में जाती है, कमेटी पार्टियां शुरू कर देती है। कंपैटिबिलिटी किधर चली जाती है? कंपैटिबिलिटी को तो आपको खुद ही क्रिएट करना पड़ेगा। कंपैटिबिलिटी होता नहीं है बंदा एक दूसरे का। 3 महीने के बाद एकदम से डिसाइड किया नहीं, 3 महीने बाद डबी खत्म। देखिए, जब आप शादी से पहले, लव मैरिज में शादी से पहले आपने बहुत ज़्यादा टाइम साथ स्पेंड किया हो, बहुत ज़्यादा जो है वो आप एक दूसरे के जो है वो सर पे चढ़ के रहते हो, एक दूसरे से बातें बहुत करते हो, कितनी बातें कर लेंगे। कुछ स्पेस देनी पड़ती है हर किसी को। अच्छा, आपको थोड़ा सा स्पेस रखना पड़ता है। अच्छा, अगर आप हर वक्त किसी के सर पे सवार रहेंगे, हर वक्त किसी से बातें करते रहेंगे, तो वो बंदा भी जो है परेशान हो जाएगा। और शादी के बाद तो बस आप उसे मुयस्सर आ गई हैं तो बस दैट्स इट, बात खत्म हो जाती है। मर्द की ये प्रॉब्लम है, अवेलेबल नहीं होना है, चाहे लड़का या लड़की, दोनों हर वक्त अवेलेबल नहीं होना आपको। यानी कि आप, वो कहते हैं ना कि बार बार कहीं जाओगे तो इज्जत में कमी आ जाएगी। ये बार बार किसी के दिल में भी जो है वो चक्कर लगाओगे ना, तो फिर आपकी इज्जत में कमी आ जाएगी। दिल में रहने के भी कुछ तरीकेकार और आदाब होते हैं। आप ही की एक बात जो बहुत आप कहती भी होती है कि अगर लड़के को ये पता चल जाए कि लड़की जो है उससे शदीद मोहब्बत करती है, उसके बगैर रह नहीं सकती, उसके बगैर मर जाएगी, कुछ भी नहीं है उसके बगैर, कक नहीं है उसकी ज़िंदगी, तो लड़का जो है उसको रोल देता है। इसका मतलब ज़रा देखने वालों को बताएं। मुझसे बहुत से लोगों ने बोला कि नबिया आए तो इसका सवाल आपने करना है यहाँ पे। देखें, ये बहुत सारे लोगों ने मुझसे भी पूछा कि ये कैसे होता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी का मुवाजना करें, मैं हमेशा बात करती हूँ जो ज़्यादा होता है आपके माशरे में, ज़्यादा हो रहा होता है। यहाँ पे मर्द की ये फितरत है कि जो चीज़ उसे मुयस्सर आ जाती है ना, वो उसे बिल्कुल ऐसे कर देता है जैसे उसकी ज़िंदगी में उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। और ख़ास तौर पे औरत की मोहब्बत को वो संभाल के रखना चाहता है, लेकिन हमेशा औरत को ये बॉदर करवाता है, औरत को ये बताता है कि तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट्स इट, तुम करती हो मोहब्बत अच्छी बात है, लेकिन उसके बगैर रह नहीं सकता। उसके बगैर रह नहीं सकता। जो है ना मर्द पसंद करता है, वही तो कह रही हूँ, उसके बगैर रह नहीं सकता। मेरा दूसरा जुमला उसके साथ कनेक्ट है। लॉयल्टी का फिर कैसे बताना है जब वो मोहब्बत नहीं बता सकती? इसकी वजाहत प्लीज़ देखने वालों को भी करें, मुझे भी करें। देखें, एक औरत जो है ना अपनी लॉयल्टी शो करती है अपने किरदार से। जब उसका शौहर उसके साथ नहीं है या घर पर नहीं है या वो बाहर है, अगर वो हर चीज़ को जो है वो छुपा के करेगी और अपने शौहर के साथ वो कनेक्टिव नहीं रहेगी, ना उसकी कनेक्टिविटी जो है वो शौहर के साथ ज़्यादातर रहेगी, तो शौहर के दिल में जो है वो शक व शुबहात आएंगे।
मामलात ख़राब होंगे। दोनों को चाहिए कि एक दूसरे के साथ इन टच ऐसे रहें कि एक दूसरे के सर पे सवार भी ना रहें, मगर एक दूसरे पे पूरी नजर सानी भी रखें। ये नहीं है कि आप नजरें रख के बैठ जाएं कि मेरा शौहर क्या कर रहा है। भी रखनी है, औरत भी रखे, बिल्कुल मर्द भी रखे। और औरत तो अपनी प्लेस शादी के बाद ऐसे हो जाए आपकी, ये आपका मोर्चा है, आप इसके सिपाही हैं, और औरत को तो वो जगह छोड़नी ही नहीं है। और मर्द को एक काम जो मर्द नहीं करते हैं कभी भी, नई शादी हो, पुरानी शादी हो, शादी को 50 साल गुजर जाएं, 20 साल गुजर जाएं, जितने मर्जी साल गुजर जाएं, एक चीज़ जो मर्द हमारे यहाँ नहीं करते, और वो ये है कि सुबह उठ के अगर आपको अपनी बीवी का चेहरा देखना पड़ रहा है तो आप उसमें फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रहे हैं, डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं, वही ना, जाहिर है आपको वही चेहरा देखना पड़ रहा है। तो उस चेहरे को क्यों ना आप खूबसूरती से देखना शुरू कर दें, नज़रिया तब्दील कर लें। हर चीज़ को देखने का अपना एक नज़रिया होता है। बेसिकली नज़रिए ही की सारी बात है। आप जिस नज़रिए से दूसरे शख्स को देख रहे होते हैं वो शख्स आपको वैसा ही दिख रहा होता है। अब होता है कि बराबर में अगर बाजू में बीवी सोई भी है और उसने देख लिया तो ऐसे, और अगर बीवी ने नहीं देखा तो फिर ऐसे उठ के वॉशरूम जाएंगे। अच्छा, वही पल होता है जिस वक्त अगर आप अपनी बीवी को एक प्यार की निगाह से देखें। तो मेरा ये जुमला भी बहुत वायरल है कि जब एक शौहर अपनी बीवी को प्यार की निगाह से देखता है तो अर्श और फर्श दोनों पर जो है वो इस चीज़ की जो है खुशी मनाई जाती है। और ये बहुत बड़ी बात है। आप अपनी बीवी का जब सुबह माथा चूम के निकलते हैं ना, आप उसके हाथ चूम के निकलें, आप यकीन करें, ये हम अदबन जो है वो किसी भी बुजुर्ग का या किसी भी बड़े बंदे का जो हाथ चूमते हैं ना, वो बीवी जो आपके लिए कपड़े धोती है, आपके लिए बर्तन धोती है, आपके लिए काम करती है, आपके बच्चे संभालती है, आपके कपड़े इस्त्री करती है, आपके लिए खाना पकाती है, जिन हाथों से इसके भी तो हैं, अगर वो हाथ आप चूमना शुरू कर दें और उसका माथा चूम के निकले तो आप यकीन करें कि आपके खुशी के हार्मोन्स जो हैं वो खत्म नहीं होंगे। सारा दिन आपका अच्छा गुजरेगा और उस बीवी का भी अच्छा गुजरेगा। एक हग भी बड़ा हाँ, वो तो देखें, वो आपकी मर्जी है, वो आगे आप जितना मर्जी लिमिट क्रॉस कर दें, आपकी मर्जी है। लेकिन मेरी जो मर्जी है या मैं जो साइकोलॉजिकली समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो इतना ही है कि अगर आप अपनी बीवी का माथा चूम के निकलते हैं, सारा दिन आपका भी अच्छा आजमा के देख लें आप, और उस बीवी का भी। वो इसी खुशी में सारा दिन जो है वो जल्दी जल्दी सारा काम कर लेगी, अपने आप को तैयार भी करेगी, लेकिन जब उसका शौहर उसे देखेगा ही नहीं, वो सजेगी किसके लिए, किसके लिए संवरे? वो शख्स जो उसे देखना ही नहीं चाहता है, उसकी तारीफ ही नहीं करता है, उसको कहता है तू सज के भी मज लग रही है, तो फिर वो कहां से तैयार होगी? छोटी छोटी चीजें हैं मेंटल कंपैटिबिलिटी के लिए, मैं बता देती हूँ आपको। एक तो आप जब एक साथ रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको एक दूसरे की पसंद होती हैं, एक दूसरे की नापसंद भी होती है। ये आप प्रैक्टिस बता रही हैं, गौर से सुन लें कि प्रैक्टिस क्या है कंपैटिबिलिटी के लिए जो दो मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे की शादी को बचाने के लिए करें। जी बिल्कुल, मैं 3 चीज़ें बताऊंगी यहाँ पे। उन 3 चीज़ों पर अगर आपने काम कर लिया तो आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी जो है ना वो कोई नहीं तोड़ सकता। एक तो ये कि हर बंदे में खूबी और खामी होती है, खामियों को जो है वो ठीक करना शुरू करें अपने पार्टनर की। अगर आपको कोई खामी उसमें नज़र आती है तो बजाय उसको डांटने के या उसको 4 बंदों में जो है वो बैठ के उसके खिलाफ बात करने में या ख़ानदान में बुराई करने के, आप उसके साथ बैठें एक स्पेसिफिक टाइम में, उसको समझाएं कि मुझे तुम्हारी ये बात बुरी लगती है, तुम ये काम नेक्स्ट टाइम नहीं करना, मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, जो आपको अच्छा लगता है उसको बताएं। बहुत सारे शौहर बताते ही नहीं है, बहुत सारी बीवियाँ बताती ही नहीं है कि उन्हें बुरा क्या लगता है। इवन के आपको काफ़ी दफ़ा अपने शौहर के कपड़े जो है वो पसंद नहीं आ रहे होते, लेकिन आप कह नहीं पा रही होती कि ये मेरे शौहर की पसंद है, तो मैं कहूँगी तो वो माइंड कर जाएंगे। माइंड कर जाएंगे तब जब आपके पास मस्बत जुमले नहीं होंगे। अच्छा। लेकिन अगर आप प्यार से मस्बत जुमलों से जो है वो उसे समझाएंगी तो वो कभी भी जो है वो निगलेक्ट नहीं करेगा। दूसरी ख़ास बात, कभी भी कोई भी आप दोनों में से कोई भी बात कर रहा हो तो आप एक दूसरे की बात ना काटें। शौहर बात कर रहा है या बीवी बात कर रही है, एक दूसरे की बात काटे मत, आप पूरी बात जो है वो उसको मुकम्मल करने दें। एहतराम के बगैर जो है वो आपकी नहीं है। देखिए, मोहब्बत ना हो, इज्जत होनी चाहिए। जहाँ इज्जत होगी वहाँ मोहब्बत ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अच्छा, रिश्ता निभता है इज्जत के साथ। औरत जब मर्द की इज्जत करती है, मर्द जब औरत की इज्जत करता है, मियाँ बीवी दोनों आपस में एक दूसरे की इज्जत करते हैं, मेंटल कंपैटिबिलिटी ऑटोमेटिकली डेवलप होना शुरू हो जाती है। करती हूँ मगर मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं है, वो भी क्या नहीं है ना, के साथ कंपैटिबिलिटी होना जरूरी है। तीसरी बात मैं वही बताने चाह रही हूँ कि तीसरी खास बात यह है कि एक दूसरे को वक्त दें। वो वक्त जिसके लिए आपने एक दूसरे से शादी की, आप एक दूसरे के साथ जो है वो रहना चाहते हैं, ये 3 चीज़ें। एक तो आप अपने पार्टनर की बात मत काटें, दूसरे उसके अंदर जो बुराई है वो उसको जो है वो खुल के बताएं, तीसरे आप जो है वो उसे वक्त देना शुरू करें। ये तीनों चीज़ें जब आप करना शुरू करेंगे अपने पार्टनर के लिए और दोनों पार्टनर एक दूसरे के लिए करेंगे तो मेंटल कंपैटिबिलिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जब कम्युनिकेशन गैप भी खत्म हो जाएगा, जब वक्त का मसला भी खत्म हो जाएगा। बच्चे क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट इन द शादी,
क्या बच्चों की परवरिश के लिए दो मियाँ बीवी की मेंटल कंपैटिबिलिटी होना ज़रूरी है? लास्ट, बच्चों की शादी के लिए, बच्चों की परवरिश के लिए मियाँ बीवी की बिल्कुल मेंटल कंपैटिबिलिटी होना ज़रूरी है? बहुत इसका जवाब ज़रूर दें। बहुत ज़रूरी है। दुनिया का सबसे बेहतरीन रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता है। जिस वक्त एक शौहर जो है वो अपनी बीवी की बात मानता है, एक बीवी जो है वो अपने शौहर की इज्जत और रिस्पेक्ट करती है, उस वक्त बच्चे भी ये देख रहे हैं, वो आपको यानी कि मियाँ बीवी को, माँ बाप को देख रहे हैं। मियाँ जो भी कुछ कर रहा है, लेट आ रहा है, दोस्तों में बच्चों से डिस्कस करती हैं बीवियां। नहीं करना चाहिए बाप ऐसा कर रहा है, तेरा बाप अच्छा, बच्चों से ना दोनों को ही नहीं डिस्कस करना चाहिए, ना बाप को नहीं दिया, मैं तुझे क्या खिलाऊं, शॉपिंग क्या कराऊं, तू ये क्या है, तू ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इस तरह ना माँ को जो है वो बाप की बातें बच्चों से शेयर करनी चाहिए, ना बच्चों से जो है वो बाप को माँ की बातें शेयर करनी चाहिए। आप दोनों को जो शेयर करना है आपस में करें। आपको जो दोनों में बुराई नज़र आती है आपस में बैठ के उसको सॉर्ट आउट करें। बच्चों के सामने आप ऐसे हो जाएं जैसे आपकी कभी ज़िंदगी में कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई मामलात ख़राब हैं ही नहीं। अगर आपने अपने बच्चों को सही मुस्तकबिल देना है और आपने बच्चे जो है वो मेंटल इलनेस के बगैर जो है वो डेवलप होते देखने हैं, वरना तो आपके बच्चे जो मेंटल डिसऑर्डर का शिकार होंगे, जिस तरह आज हमारी नौजवान नस्ल जो है वो हो रही है। जिस तरीके से कैमरा लास्ट कोई भी मैसेज आप देंगे, हम ब्रेक पे जाएंगे, इसी के ऊपर कोई मैसेज। देखिए, मेंटल कंपैटिबिलिटी के लिए एक दूसरे को समझने के लिए सबसे पहले वक्त दरकार होता है। जब तक आप एक दूसरे के लिए वक्त नहीं निकालेंगे तब तक आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी डेवलप नहीं हो पाएगी। और अगर आप समझते हैं कि जहनी हम आहंगी आपके लिए ज़रूरी है तो फिर एक दूसरे को वक्त देना शुरू करें। और वक्त इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा वक्त दें, लेकिन इतना ज़रूर दें जिसमें आपका कम्युनिकेशन गैप ना हो, आप एक दूसरे से अपनी बात जो है वो शेयर कर सकते हो। जहनी हम आहंगी इस खास तौर पे मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है। और मुझे उम्मीद है बच्चों के सामने जो है ना वो आप लड़ाई झगड़ों से परहेज़ करें ताकि उनके जहनी जो मामलात हैं वो सेटल्ड रहें, वो परेशान ना हों अपनी तालीम के मामले में या दुनिया में जो है वो सर्वाइव करने के मामले में। और गलत अल्फाज का इस्तेमाल, मनफी जुमलों का तबादला एक दूसरे के लिए कभी भी ना करें। मैं चाहूँगी इंस्टा आईडी भी जो है इनका आप जाके चेक कीजिएगा, इनको फॉलो कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें जो हैं सीखने समझने को मिलेंगी। आपकी रहनुमाई के लिए हम यहाँ पे शो करते हैं, वो भी यही काम कर रही हैं। आपका इंस्टा आईडी बता दीजिएगा ताकि लोग। जी, नबीहा, डॉक्टर नबीहा अली ख़ान के नाम से आप इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं, फेसबुक पे भी, और साथ में टिकटॉक पर भी जो है मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। टिकटॉक पे नबीहा अली ख़ान 6 के नाम से जो है वो मेरा अकाउंट है। तो ये चारों अकाउंट्स जहाँ पर भी आप हैं, अव्वल तो मेरे नाम से बहुत सारे लोगों ने जो है वो अकाउंट्स बना लिए हैं। अब तो वो मैं कहती भी किसी को कुछ नहीं कि चलें कोई बात नहीं, लोग जो है वो उनका भी सिलसिला चल रहा है। आपके मुँह से बुलवा दिया ताकि एवरीबॉडी शुड नो व्हाट्स द रियल आईडी। डू फॉलो हर और अपनी ज़िंदगी को अच्छा कीजिए। हम आपको ब्रेक के बाद मिलते हैं। थैंक यू नबिया। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम में एक साहब आए थे जिन्होंने एआई की बड़ी अच्छी तरीके से हमें डिटेल की, हमें एक्सप्लेन किया, हमें बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमारी अपनी ज़िंदगियों में कैसे चेंजेस लेकर आ सकती है। ऑल्दो मैं बहुत अच्छी से जानती हूँ, इनसे मेरी मुलाकात लंदन की फ़्लाइट में वापसी पे हुई भी थी, तो काफ़ी नॉलेजेबल और काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन है। आज भी इसलिए इनको मधु किया। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि ये जो कतरी इन्वेस्टमेंट है ना, इस पे कि ये वो कैसे आएंगे, कैसे उसमें हम पार्ट ले सकते हैं कि हमें पता चले कि भाई हम इससे किस तरह से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ये हेल्थ इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान की किस तरह से ग्रोथ पा सकती है, और आपके जो आइडियाज़ हैं वो मार्केट में कैसे सेल हो सकते हैं, किस तरीके से यू कैन अर्न इनकम एज वेल, राइट। सो आई हैव इरफान मलिक साहब जो कि एआई एक्सपर्ट हैं। हाउ आर यू? थैंक यू वेरी मच। आई एम गुड। यस, सबसे पहले तो कतर के हवाले से आप कुछ हमें डिटेल में बताइएगा कि ये ऑडियंस को, जो अभी कुछ लोगों को पता होगा कुछ नहीं पता होगा, तो आई वुड लाइक यू टू एलेबोरेट अबाउट इट। जी, दिस इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन हियर, आई वुड से एवरीवन, पाकिस्तान के लिए। कतर में ऐसा होने जा रहा है कि एक हेल्थ इंडस्ट्री रोड शो होने जा रहा है। आप इसे एक हेल्थ टेक एग्जीबिशन कह लें। दुनिया भर में हेल्थ टेक एग्जीबिशंस होती हैं जहां लोग अपने आइडियाज़ कि अगर आपने कोई छोटा सॉफ्टवेयर बनाया है, आपके पास फार्मास्यूटिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, आप मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाते हैं, या आपके पास कुछ भी हेल्थ केयर का है, तो आप वहां जाके डिस्प्ले करते हैं। होता क्या है, वहाँ पे बायर्स भी आते हैं, इन्वेस्टर भी आते हैं। बायर और इन्वेस्टर या वो आपका सॉफ्टवेयर बाय करेंगे, या पार्टनरशिप करेंगे, कोलैबोरेशन इस्टेब्लिश होगी, या वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। सिमिलरली अगर हम इसको देखेंगे, जब इससे पहले जब हम दुनिया में जाते थे, जैसे जाइटेक्स है, लीप है, बड़ी बड़ी टेक एग्जीबिशंस होती हैं, लेकिन पूरी दुनिया वहाँ आती है, लेकिन पाकिस्तान का इतना सा रोल होता है। ये पहली दफ़ा ऐसा होने जा रहा है जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान से लोग जा रहे हैं। सो हमारी कंपनीज़, हमारे स्टार्टअप, फार्मास्यूटिकल से लेके एआई के सॉफ्टवेयर तक हम जा रहे हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा?
इससे ये फ़ायदा होगा कि सबसे पहला फ़ायदा हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट रेज़ करने की प्रॉबिलिटी बहुत ज़्यादा है। साथ में इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, इंटरनेशनल नेटवर्क, एक्सपोजर, क्योंकि कतर के कोलैबोरेशन से ही हुआ। पाकिस्तान एम्बेसी ने और AIPN एक कंपनी है, उन्होंने बड़ी एफर्ट के साथ इस कोलैबोरेशन को इस्टेब्लिश किया है और ये होने जा रहा है 18 से 20 नवंबर दोहा में। अच्छा, फिर इससे इनकम कैसे जनरेट हो सकती है, फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है, इससे पार्टिसिपेट कैसे किया जा सकता है, ये 3 सवाल उठते हैं। गुड क्वेश्चन। सबसे पहले ये है कि आप अगर आपके पास कोई आइडिया हेल्थ है, फॉर एग्जांपल हमने AI डॉक्टर बनाया, एक सॉफ्टवेयर बनाया है, आप उससे बात करें, वो आपको डायग्नोज करके दे सकता है, जो भी मसला आप उससे हल करेंगे वो आपको बताएगा, एक डॉक्टर की तरह है वो। ऑब्वियसली अब उसको बनाया गया एक डॉक्टर को हेल्प करने के लिए, बट इट्स अ सॉफ्टवेयर। मैं वो सॉफ्टवेयर लेके जा रहा हूँ, देयर आर चांसेस दैट वहाँ पे उस पर फंडिंग होगी, उसको बाय किया जा सकता है। सो ऑब्वियसली आई विल बी मेकिंग मोर मनी अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान में बैठ के उसको लॉन्च करने की कोशिश। ऑक्शन टाइप चीज़ भी है वहाँ पे? ऑक्शन नहीं होती, ये इन्वेस्टर जो होता है आप उसको पिच करते हो कि ये मेरा सॉफ्टवेयर है, दिस इज़ व्हाट द पोटेंशियल इज़, तो इन्वेस्टर उस पर इन्वेस्ट करता है पैसा, अच्छा, पार्टनरशिप करता है उसके साथ। दूसरा ये है कि हमारे बहुत बड़ी इंडस्ट्री, इस आइडिया को आप पेटेंट करवाते हैं? देयर आर सो मेनी आइडियाज इनमें पेटेंट, पूरा आइडिया पेटेंट होता है या सम टाइम उस आइडिया का एक खास कंपोनेंट पेटेंट होता है। मेरे इस आइडिया का एक खास कंपोनेंट पेटेंट है US UK में, पाकिस्तान तो में। आप लोगों को क्या कहेंगे जो आइडिया सोचते भी हैं, जो बनाते भी हैं, उनको फिर ये पेटेंट करा लेना चाहिए या? देखिए, ज़रूर कराना चाहिए, पर हर आइडिया पेटेंट नहीं हो सकता। मैं आपको बताता हूँ, देयर आर ओपन सोर्स थिंग्स जो आप ओपन सोर्स को यूज़ करके बनाते हैं, वो पेटेंट नहीं हो सकता। आपने एक कैमरा है आपके सामने लगा हुआ है, कोई दूसरा बंदा भी कैमरा बनाता है, अभी छोटे मोटे नए फीचर डाल के, और वो कहेगा कि इसको पेटेंट कर दो, आज के बाद कैमरा कोई नहीं बना सकेगा, तो वो पेटेंट नहीं होगा। वो ये ज़रूर कह सकता है कि इस कैमरे के अंदर ये वाला जो फीचर मैंने डाला है ये मेरा फीचर है, कल को ये कोई फीचर डालेगा तो वो पेटेंट होगा। इफ़ यू मेड अ डॉक्टर या द सॉफ्टवेयर, वो वहाँ जाता है, चले जाता है वहाँ पे, लेकिन वो आपका जो आइडिया है वहाँ पे कोई जनरेट करके तो कोई और बना लेता है, देन व्हाट? देखें, वो नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा आइडिया का जो मेजर कंपोनेंट है ना, हार्ट ऑफ द आइडिया, वो पेटेंट हुआ होगा। मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि पेटेंट की तरफ जाया करें, ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि दुनिया ना इस वक्त जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर का माइंडसेट ये नहीं है कि इसको देख के बना लो। आजकल दुनिया फास्ट मूवर्स की रेस में लगी हुई है कि भाई जल्दी होना चाहिए। दे बाय थिंग्स, दे इन्वेस्ट ऑन प्री बिल्ड थिंग। अब ये जो वो जो हटा है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाले वो और लोग हैं, लेकिन जब अब इस तरह की एग्जीबिशन में जाते हैं तो वहाँ बायर और इन्वेस्टर आता है और पैसा लेके आता है। वो माइंड बना के आता है कि मैंने आज जाके इतने $1 मिलियन इन्वेस्ट करने हैं, वो माइंड बना के आता है। समटाइम ये भी होता है कि वो पैसे लेके आते हैं कि मैंने ये वाली चीज़ खरीदने जा रहा हूँ, मैं खरीदूंगा, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट हो, कोई इक्विपमेंट हो, कोई सॉफ्टवेयर हो या कुछ भी हो। ये डिफरेंट लेवल की एग्जीबिशंस होती हैं। अच्छा, और ये पाकिस्तान को बहुत एक्सपोजर देगा। एंड कैसे जा सकते हैं, व्हाट इज द राइट वे? देखिए, इस पे सिंपल है, अगर आप विजिटर हैं तो आप AIBN की वेबसाइट पे जाएं, AIBN.world पे जाएं और वहाँ जाके साइन अप कर लें। एज ए विजिटर भी जा सकते हैं। विजिटर का क्या फ़ायदा है? देखिए, पाकिस्तान में लोगों को ये मुसीबत होती है कि उनको ये पता नहीं होता कि अगले 5 साल का प्लान क्या करना है, दुनिया में होने क्या जा रहा है। घर से निकलते ये नहीं पता जाना किधर है। हाँ, जब आप ऐसी एग्जीबिशन पे जाते हैं तो आपको अगले 5-10 साल का पता चलता है कि मैं क्या करूं जिससे फ़ायदा होगा। देखो ना, पता चल जाता है दुनिया कहाँ जा रही है, तो वहाँ पे आपको अंदाज़ा होता है, एक्सपोजर मिलता है, अंडरस्टैंडिंग मिलती है। आप पाकिस्तान वापस आते हो, उस नॉलेज को आके अप्लाई करते हो और अपने कंपनीज खड़ी करते हो। विजिटर्स के लिए इसके कोई पैसे कोई ऐसे दरकार होते हैं जिसमें विजिटर्स तो जा सकते हैं। बाकी जो बूथ होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं, जायंट्स हैं, जिन्होंने वहाँ पे बूथ खरीदने हैं, उन बूथ की अलग अलग फीस होती है। वो मेरे ख्याल में वेबसाइट पे मेंशन है, दे कैन जस्ट गो एंड साइन अप एंड डू दैट। जिसके पास आइडिया है वो भी पैसे लगा के जा सकता है या सिर्फ फंडेड प्रोग्राम? देखें, जिसके पास आइडिया है और उसके पास आइडिया कोई पैसे बना रहा है, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, वो थोड़े पैसे बना रहा है, तो वो जाके वहाँ पे एक छोटा बूथ खरीद ले, ज़्यादा ट्रैफिक आएगी। अगर आप बूथ नहीं खरीद सकते तो आप अपने आइडिया के ग्राफिक्स बनवा के, ब्रोशोर्स बनवा के, कोलैटरल बना के बिना बूथ खरीदे चले जाएं, वहाँ जाके लोगों से मिलें, लोगों के साथ बैठें, उनको बताएं कि दिस इज़ व्हाट वी हैव डेवलप्ड, ये मेरे पास है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बूथ हो वहाँ पे, क्योंकि बूथ तो लिमिटेड है, हर बंदा तो बूथ ले ही नहीं सकता। लेकिन आप जाएँ ज़रूर, आप जाके इन्वेस्टर से मिलें और उसको दिखाएं, एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आइडिया लेके जाएं, और आपको चांस वहाँ ज़रूर मिलेगा इन्वेस्टर को दिखाने का। मैं जाइटेक्स में बूथ लेता था पहले दुबई में, आजकल मैं बूथ नहीं लेता, क्योंकि बूथ लेके मुझे लगता है कि मैं वहाँ स्टक हो जाता हूँ। मैं जाके इन्वेस्टर से मिलता हूँ, बैठता हूँ, नेटवर्किंग करता हूँ। और मैं आपको एक टिप दे दूँ नौजवानों को, अगर विजिटर के तौर पर जा रहे हैं तो आप जाने से पहले थ्रू लिंक्डइन, थ्रू डिफरेंट मीडियम, वहाँ पर मीटिंग स्केड्यूल कर सकते हैं। आपको वहाँ की सारी लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ कौन लोग आ रहे हैं,
वहाँ जाके आप मीटिंग स्केड्यूल कर सकते हैं, जी मैं आ रहा हूँ, मैं ये लेके आ रहा हूँ, मुझे आपसे 10 मिनट चाहिए, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। वो सारे इन्वेस्टर्स हैं, आप 10 मिनट में जाके पिच करें, हु नोज़ कि आपको $1 मिलियन मिल जाए। वाह, दैट्स अ गुड आइडिया। चलिए जी, हम ब्रेक के बाद मिलते हैं और यहाँ पर ज़बरदस्त बातें करें हमारे साथ इरफान मलिक साहब। स्टे ट्यून्ड, बिकॉज़ जो बातें बता रहे हैं उसमें आपका फ़ायदा है। कम बैक। वेलकम बैक, वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा, और हम इरफान मलिक साहब से बात कर रहे हैं जो कि हमें एआई के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से जो एग्जीबिशंस ये चीज़ें हो रही हैं, मार्केट में एक्सपोजर्स हो रहे हैं, किस तरह से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। मगर आज के बच्चों के ऊपर ज़रूर बात करना चाहूँगी कि जो हमारी यूथ है वो घर बैठे $500, $1000 जो है, या 1.5-2 लाख रुपये घर बैठ के कैसे कमा सकते हैं, अपनी पढ़ाई के अखराजात भी पूरे कर सकते हैं, घर वालों का हाथ बटा सकते हैं। ओवर जी। देखें, अब यूथ की बात करते हैं, देयर आर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स। कभी भी आप कैमरे पे बैठ के ऐसा मशवरा नहीं देते जो लोगों के लिए कंपैटिबल ना हो। आप सही बात कर रहे होते हैं लेकिन अक्सर लोगों के लिए कंपैटिबल नहीं होते। तो पहले तो मैं ये मशवरा देता हूँ कि अगर आप एजुकेशन सेक्टर में हो और आपका किचन चल रहा है, चाहे बामुश्किल चल रहा है, तो कोशिश करें अपनी पढ़ाई पे, सेहत पे और अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दें। एक्सपेरिमेंट्स करें, काम करें। जो एक मिस्टेक से मैं मना करूंगा जो कि लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको, क्योंकि मैं कैमरे पे बैठा हूँ, फ़िज़ा हो ये रहा है कि मैट्रिक का बच्चा अभी उसकी फलने फूलने के दिन है, एक बदतमीज़ से क्लाइंट से प्रोजेक्ट पकड़ लेता है। वो उसको गाली भी देगा, स्ट्रेस भी देगा, पैसे भी नहीं देगा, ख्वार भी करेगा। जैसे एज के लोगों को स्ट्रेस कितनी होती है। हाँ, और वो बच्चा क्लाइंट हैंडल नहीं कर सकता जी। वो शायद $500 कमा लेगा और शायद 6 महीने तक कमा लेगा। लेकिन माँ बाप नुकसान नहीं देखते कि उस बच्चे का मेंटल ग्रोथ को क्या डिस्ट्रक्शन हुआ है, उसकी क्रिएटिविटी मारी गई है, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग मारी गई है, वो उस एज में डिप्रेशन में चला गया है जो उसके पुलने की थी। सो होता पता क्या है, मैं कहता हूँ $5000 आ जाते हैं, बच्चा गवा बैठते हैं। क्या बात है। क्योंकि हम बैठ के बच्चों को, अभी यही सवाल मुझसे किया जाता है, मैट्रिक में पैसे कैसे कमाएं। अल्लाह ने ना माँ बाप को एक मकाम दिया, आप जाके मेहनत करो और बच्चे को ब्रीदिंग स्पेस दो कि बेटा तू सो, अच्छे से सो, खेल, पढ़, एक्सपेरिमेंट कर, और फिर एक वक्त आता है तो पैसे कमा। ऑन द अदर साइड मैं ये भी देखता हूँ कि यार कुछ पेरेंट्स हैं जो ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे और बच्चा को कमाना जरूरी हो गया। 16 साल की उम्र में यही कहते हैं कि हम भी तो कमा रहे थे, जाओ कमा के लाओ, तुमने निकम्मा बना दिया बेटे को, कुछ भी करो, जॉब करो, ट्यूशन पढ़ाओ, कुछ करो। बहुत जबरदस्त ये सारा स्ट्रेस इतना होता है। अगर जो आप अच्छे खाते पीते घराने से, इतनी पॉजिटिव पॉइंट है ये कि आप अपने बच्चों को थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री करके पढ़ाई पे फोकस करें, जिसपे इतना पैसा आपने लगाया है, और बचपन से उसकी तालीम पे लगा रहे हैं कि वो कुछ मुकाम हासिल करे, तो अन्य जिया कमाए, नाम बनाए। वो कैसे कमाएगा जब इस एज में ही उसको बुढ़ापे वाला स्ट्रेस मिलेगा। रोटी कमाना आसान अगर आप कमाना ज़रूरी भी है ना, तो खुदा के लिए उसको ये मत कहो कि तू ये नहीं कमाएगा तो कुछ भी नहीं होगा। उससे कहो ठीक है, हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो हम हैं ना। घर से भी स्ट्रेस नहीं देना। घर से तो आप कंपैरिजन करके उसको स्ट्रेस ना दो ना। खाला के बेटे से कंपैरिजन कर रहे हो, फलां के बेटे से कर रहे हो, फलां के बेटे से कर रहे हो, वो डिप्रेशन में चला जाता है बेचारा। वो क्या करेगा। हमारा यूथ का हाल ही यही हो रहा है। ऊपर से हमारे इन्फ्लुएंसर हज़रात 1 लाख महीना कमा लो, 2 लाख महीना कमा लो, 3 लाख का महीना कमा लो। सोशल मीडिया खोलो तो ऐसा झूठ, हाँ झूठ भरा झूठ है ना, ये झूठ भरा पड़ा है। इतनी मोटी गड्डियां दिखा के जो लोगों को पागल बना रहे हैं घर में। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ऊबर की एग्जांपल देता हूँ। आजकल लोग क्या करते हैं, अभी भी करते हैं, नहीं मुझे नहीं पता, बैंक से लेते हैं लीज, एक खरीदते हैं गाड़ी, ठीक हो गया, वो गाड़ी चलाते हैं रोड पे, वो गाड़ी इतनी चलती है, घिसती जाती है, इंजन खत्म हो जाता है, जो पैसा आता है वो बैंक को जाता है। ठीक है, इधर से इंस्टॉलमेंट खत्म, उधर से गाड़ी खत्म। ठीक है, हाँ ये हम अपने बच्चों के साथ। अरे वाह, सही बात बोली है, ऐसे ही होता है। दिस इज व्हाट हैपेंड। क्या $2000, $5000, $10,000 आ जाएगा, वो खर्च हो जाएगा, बच्चा आपका डेटा साइंटिस्ट बनने के काबिल नहीं रहेगा, डॉक्टर बनने के काबिल नहीं रहेगा, इंजीनियर बनने के काबिल ही नहीं रहता। अब जब वो सॉफ्टवेयर हाउस में हमारे पास इंटरव्यू देने आते हैं और मैं उन बच्चों को देखता हूँ डरे हुए, सहमे हुए, गुमसुम, जैसे किसी ने इनको फलने फूलने ना दिया हो, और वो सारा पेरेंट्स पे ही जाता है मोस्टली, क्योंकि वही है ना उनका पहली दर्शगा तो वही है उनकी। उसके बाद हमारे जैसे लोग, आपने मुझसे जब सवाल किया ना बच्चे पैसे कैसे कमा सकते हैं, तो मेरा फर्ज था कि पहले मैं ये साइड बताऊं, अब मैं दूसरी साइड बताता हूँ। यस यू कैन मेक मनी। एक मशवरा दूंगा, आप जिंदगी में जो बनना चाहते हो, डिज़ाइनर बनना चाहते हो, प्रोग्रामर बनना चाहते हो, एंकर बनना चाहते हो, एडिटर बनना चाहते हो, पहले अपनी फील्ड आइडेंटिफाई करो, फिर उस फील्ड के अंदर जाके छोटा काम पकड़ो। हम क्या करते हैं, हमने बनना है जी कंप्यूटर इंजीनियर, और छोटा काम क्या पकड़ा हुआ है, एसईओ का।
जिससे आपको पैसे आएंगे लेकिन आपकी फील्ड कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगी। आपने एआई में जाना है, छोटा काम पकड़ना है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखें। आपने वीडियो एडिटिंग करनी है, छोटा काम पकड़ना है तो छोटे क्लिप्स बनाना सीख लें। आपने डिज़ाइनिंग में जाना है, छोटा काम पकड़ना है तो आप फोटोशॉप का काम करना शुरू कर दें, कैनवा पे काम करें। तो ये चंद चीज़ें होती हैं जो बच्चों को मिसगाइड किया जाता है, और जब वो अपनी फील्ड से निकल जाते हैं तो वो वापस अपनी फील्ड में कभी आ नहीं पाते। अब हर फील्ड में पैसे कमा सकते हैं। सिंपल चीज़ है, फ्रीलांसिंग शुरू करनी है, एक वर्ड मैं यूज़ करता हूँ, कंट्रोल्ड प्रोग्रेसिव फ्रीलांसिंग, कि एक सर्टेन टाइम होना चाहिए, उस टाइम के अंदर आप बैठ के अपनी फील्ड के अंदर फ्रीलांसिंग करें। और वो फ्रीलांसिंग ऐसे मत करें कि हम क्या करते हैं कि हमें अगर फ्रीलांसिंग से 4-6 घंटे लगा के $500 आ रहा है ना, तो मैं आपको बताऊँ $1000 पे हम कैसे जाते हैं, 6 घंटे और काम कर लेंगे। वो $1000 के खर्चे पूरे नहीं होंगे, $2000 पे कैसे जाएंगे, और टाइम ऐड कर लेंगे। वही ऊबर वाला काम होगा। आप 6 घंटे काम कर रहे हो, बाकी 6 घंटे अपनी ग्रोथ पे लगाओ, स्टडी पे लगाओ, किताबें पढ़ो, नए स्किल सीखो, ताकि आपके पहले 6 घंटों की कीमत बढ़ जाए। ना कि आप नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा सकते हो, आपके दिन में 24 घंटे, आप घंटे नहीं बढ़ा सकते, आप अपने घंटे की कीमत बढ़ा सकते हो। और ये तब हो सकता है जब आप सब्र के साथ, स्ट्रेटजी के साथ काम लें, फ्रीलांसिंग करें, लेकिन प्रोग्रेसिव फ्रीलांसिंग करें। वेरी नाइस। इरफान मलिक साहब, अब बिल्कुल लास्ट मिनट है, पाकिस्तान की तरक्की के लिए क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए लोगों को, सबको, बच्चों को, जो अपनी सोच को वसी कर सकें, कुछ काम कर सकें, पैसा बना सकें, और पाकिस्तान की तरक्की सबसे पहले एक वर्ड में बता सकता हूँ, टेक एमरजेंसी। अच्छा, पाकिस्तान में टेक एमरजेंसी लगाएं। आज मॉर्निंग शो पे आप टेक की बात कर रही हैं, प्राइम टाइम पे टेक की बात होनी चाहिए, पाकिस्तान की टीवी पे टेक की बात होनी चाहिए। इस पॉलिटिकल गार्बेज को उठा के मुझे बताएं, कौन से पॉलिटिकल की 1 घंटे की कन्वर्सेशन से आपका फ़ायदा होता है? एक दूसरे पे कीचड़ उछालेंगे, ब्लेम करेंगे, आप गालम गलोच करेंगे, झूठ बोलेंगे और चले जाएंगे, लोगों के जहन में जहर भरेंगे और चले जाएंगे। वहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स को बिठाएं, वहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स को बिठाएं, वहाँ पे एआई एक्सपर्ट्स को बिठाएं, वहाँ पे सक्सेसफुल बिजनेस के लोगों को बिठाएं, अवेयरनेस क्रिएट करें। जैसे कतर का शो हो रहा है इंडस्ट्री में, जाके इस तरह के शोज़ कराएं, सड़कों पे कैंप लगाएं, लोगों के घरों में जाएं, गांव में वैन्स को भेजें कि टेक्नोलॉजी क्या होती है, एक्सपोजर क्या होता है, जाके लिमिटेड करें सोशल मीडिया को कि अगर आपने गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट नहीं लिया, यू कैन नॉट टीच पीपल ऑन अ सोशल मीडिया। यहाँ पे लोग 15 दिन का कोर्स लेके 15,000 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। हमें ये छोटे छोटे कदम नहीं लेंगे ना, तो पहला एक वक्त था पाकिस्तान जो है, हम लोग जो है ना हर रोज़ दुनिया से एक दिन पीछे हो जाते थे। हाँ। अब हम हर रोज 1 साल पीछे हो रहे हैं। वजह क्योंकि एआई से दुनिया बहुत तेजी से आगे जा रही है। हमने तो एआई का कुछ पकड़ा ही नहीं है, हम तो बहुत पीछे ही। और ट्रू राइट। और मैं इरफान मलिक साहब की बात को आगे परसू करूँगी, बिल्कुल एब्सोल्युटली 110% ही इज़ एब्सोल्युटली राइट। अगर हम अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लाना चाहते हैं, पाकिस्तान की तरक्की के लिए कुछ करना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर बनाना चाहते हैं, आज की चीज़ सीखे ना। आज का आपको पता कुछ नहीं है तो आप दुनिया से पीछे रह गए हैं, करेंसी में हो, काम में हो, टेक्नोलॉजी में हो। आज आपका अपने स्कूल के अपने क्लास के बच्चों से मुकाबला नहीं है, आज आपका मुकाबला है पूरी दुनिया के साथ। हम तैयार हो करके अपने बच्चे को सिर्फ स्कूल तक भेजते हैं कि जो आपके स्टूडेंट, बाकी जो लोग पढ़ रहे हैं उनसे आप बेहतरी के कोई काम 2 नंबर ऊपर ले आएँ। दैट इज़ नॉट द मुकाबला। कंपटीशन जो है वो आपकी जो है वो पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के साथ है। जब दुनिया खुल चुकी है तो आप क्यों बंद हैं? आपको बांधने के लिए किसी रस्से या जंजीर को इस्तेमाल नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ हमारे पाकिस्तान की सोच ने जो है उसको बंद कर दिया। ये जो फ़ोन है, इसमें जो इंटरनेट मिलता है, जो मोबाइल आपके हाथ में हर वक्त होता है, यू बाय महंगे से महंगा फ़ोन व्हाटएवर, व्हाई डोंट यू यूज़ इट एज अ टीचर? ये एक ऐसा उस्ताद है जो आपको घर बैठ के सब कुछ सिखा रहा है। दुनिया की लाइब्रेरी इसके अंदर है। मुझे कुछ भी बोलना होता है तो आई जस्ट आस्क माई टीचर, वो मुझे सब कुछ सही बताता है। बस करना ये होता है कि सुन लिया है आपने, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस में ला के उसमें आपके जो स्किल्स ऐड करेंगे, आप क्रिएटिविटी ऐड करेंगे, वो एक नई चीज़ होगी। करें दुनिया से मुकाबला, उठे बाहर जाएं। ब्रेक के बाद मिलते हैं आपको। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और मैं आज का जो कंटेंट है ये मैं आपको बताऊं, मैं जिनके लिए कर रही हूँ, ये जिस वजह से कर रही हूँ, ये मेरे वो प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स बच्चे हैं, ऑल्दो जो आते हैं इतनी दूर दूर से, दूर शहरों से, बड़े बड़े शहरों से, और आकर पढ़ाई के लिए ये जो हॉस्टल्स वगैरह में रहते हैं यहाँ पे, और
वहाँ का कैंटीन का खाना खा रहे होते हैं, ढाबों के खाने खा रहे होते हैं, हॉस्टल में रह के सस्ती जगहों के खाने जो है उनको खाने पड़ते हैं। और कहाँ दूर गाँव वगैरह से भी आते हैं, देहातों से भी आते हैं पढ़ाई के लिए। और आपको पता है वहाँ पे तो सब कुछ, घर रहते हैं तो माँ बाप जो है खालिस चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, खिलाते हैं, घर की एक रूटीन होती है। मगर जब हॉस्टल्स में जाके रहना पड़ता है तो पढ़ाई भी होती है, उसमें हॉस्टल्स की जो ऐसी कुछ पके हुए खाने हैं वो भी, फिर सस्ते होटलों के खाने। तो जो होटल वाले हैं वो ये कहते हैं हमें सस्ता खाना बेचना है, तो उस चक्कर में जो गली सड़ी दालें होती हैं उसका कचूमर बना के खिला देंगे, गोता बना के खिला देंगे, दलिया बना के खिला देंगे, इस तरह की रात की पड़ी हुई 2-3 दिन पुरानी जिसके अंदर अब कुछ भी नहीं है, ना प्रोटीन है ना कुछ अच्छी चीज़ें हैं, वो पड़ी हुई मुर्गियों की सारी चीज़ें खिला देंगे। मिल्क शेक है तो वो गले सड़े फ्रूट से बना देंगे, क्योंकि वो तो शेक में पता नहीं इतना से चलता। अब बच्चों की ये हेल्थ है, ये तालीम हासिल करने वाले बच्चों के साथ इस तरह का, तो इस पर किस तरीके से सेहत जो है आपको डिस्टर्ब होती है, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर वर्दा सिकंदर डाइटिशियन जो है उनको हमने यहाँ पे मदऊ किया है, एंड शी इज़ अ परफेक्ट पर्सन फॉर दिस। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? वेरी नाइस, थैंक यू फॉर कमिंग। मुझे ये बताइएगा, इन जो छोटे छोटे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो आते हैं हॉस्टलों में रहते हैं, लड़के लड़कियाँ, अब इस तरह के खाने उनको खाने नसीब होते हैं बेचारों को, इस सूरत हाल में उनके पूरे बॉडी के आर्गन्स, जिस्म में क्या क्या नुकसानात होते हैं, प्लीज़ एलेबरेट कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो आपने करंट टॉपिक किया, मोस्टली आजकल जितने पेशेंट्स हैं ना जिनको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, मोस्टली वो हॉस्टलाइट बच्चे हैं। और हॉस्टलाइट बच्चियाँ आप देख लें, हर 8 में से 4 बच्चियों को 50% रेशियो PCOS का मसला है, हार्मोन ख़राब होने का मसला है। अगर लड़कों की बात की जाए, हर दूसरे बच्चे को हार्ट बर्न, स्टमक प्रॉब्लम, हर टाइम कॉन्स्टिपेशन रहती है, खाना हज़म नहीं होता, खाना खा ले तो ऐसे लगता है कि मैदे के पास ब्लॉक हुआ है, स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब है, बाल हर टाइम गिरते रहते हैं। और सबसे मेजर मसला जो एक आम इंसान में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उन बच्चों में न्यूट्रिएंट्स ही नहीं पूरे होते। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनकी मसल वेस्टेज बहुत ज़्यादा है, आप देखेंगे कि बिल्कुल ऐसे लगेगा मसल है ही नहीं। और उसके साथ साथ विटामिन डी, कैल्शियम और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो बच्चे ना ठीक पढ़ पाते हैं और हर टाइम जिस्म में दर्दें हैं, जिस्म में कमज़ोरी है, और ये वाली चीज़ हर टाइम उनके अंदर रहती है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म देखा जाए तो ना सिर्फ उनकी सेहत बल्कि आजकल जिगर के गिर्द चर्बी होने के मसाइल और ये वाले मसाइल भी इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हॉस्टलाइट बच्चे जो हैं वो घर से निकलते तो पढ़ने के लिए हैं, लेकिन जब वो घर जाते हैं तो 4 से 5 बीमारियां लेके, मुख्तलिफ डेफिशिएंसीज लेके। अब देखें, सेहत की बात हो रही है, यहाँ पे भी मैं प्रोटीन शेक पी रही हूँ, छोटी छोटी चीज़ें बच्चे इस तरह की भी तो बना सकते हो, दवाई भी मुंह में ले ली, जी जी, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ कोशिश करनी है, हॉस्टलाइट बच्चों ने अवेलेबल हेल्दी स्नैक्स विद यू। आपने क्या करना है कि अपने पास हेल्दी स्नैक्स अवेलेबल रखने हैं। अच्छा, मोस्टली हॉस्टलाइट बच्चे ना कंप्लेन करते हैं हॉस्टल में कुछ मिलता नहीं है, हॉस्टल, तो हम ये चीज़ कर सकते हैं, हम अपने पास जिस टाइम घर से आते हैं तो ऐसी चीज़ें जो कि न्यूट्रिएंट एनरिच हों और जिनकी शेल्फ़ लाइफ इतनी जल्दी ख़राब ना होती हो, जैसे कि बात करें वो प्रोटीन शेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कमियाँ रह रही हैं तो सप्लीमेंटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अपने पास ऐसे स्नैक्स जिसमें कि हमारे पास मुख्तलिफ नट्स आ जाते हैं, इस तरह के प्रोटीन पाउडर्स आ जाते हैं, पंजीरी हो सकती है, इस तरह की तमाम चीज़ें जो कि बाआसानी उनके पास वो रख भी सकते हैं और वो जल्दी ख़राब भी नहीं होंगी और बाआसानी उससे उनकी सेहत जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। मुट्ठी भर सोक आलमंड भी रख सकते हैं, हाँ, तो पढ़ाई भी बिल्कुल करते हैं, वो ड्यू से। यस, बिल्कुल, आप मुट्ठी भर बादाम रख लें, अखरोट रख लें, नट्स, मिक्स नट्स का एक जार बनाएं और डेली वो एक फिस्ट, उससे आपको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज भी नहीं होंगी। अच्छा, अब क्या खा सकते हैं एग्जैक्टली अगर कैंटीन का नहीं खाना, तो कोई ऐसा प्लान जो आराम से अवेलेबल भी हो जाए? ये जैसे आपने नट्स वगैरह का तो हमें अच्छा बता दिया, कुछ प्रोटीन शेक जो कि पानी में भी हो जाते हैं, दूध में भी अवेलेबल हो जाते हैं, जिस तरीके से भी जैसे मैं पी रही थी। उसके अलावा और कौन सी ऐसी चीज़ें जिससे वो अपनी प्रोटीन इंटेक पूरी कर सकें, अपनी अच्छी ग़िज़ा खा सकें, और भूख लग रही है, पढ़ाई में लतार्जिक हो रहे हैं, तो वो गंद वाला खाने के बजाय वो उस चीज़ को खा लें तो बेहतर हो जाए? अच्छा, मेक श्योर दैट सबसे पहले जो चीज़ खानी है बाहर से, अच्छा बाहर के खाने का इतना मसला नहीं होता, लेकिन जो जहाँ प्रॉब्लम आता है ना, वो प्रॉब्लम ये आता है अनहाइजीन खाने का। एक तो कोशिश करें अगर बाहर से खाना है
तो हाइजीन प्रैक्टिसेस को मद्देनज़र रखते हुए किया जाए। और अगर एक छोटा सा आसान सा डाइट प्लान बताऊं, क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास आजकल मुख्तलिफ पॉरेज दलिए आते हैं जिनको सिर्फ हमने 1 कप गर्म दूध लेना है और उसके अंदर मिक्स करना है, ना पकाने की ज़रूरत है। तो इस तरह का मतलब ऑयली खानों से आप कह रही हैं अवॉइड हाँ, करें। ऑयली से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर वो बाहर का खाना खाएंगे, गंदे सब स्टैंडर्ड ऑयल्स होते हैं और उसके अलावा ऑयल को रीफ्राई करते हैं, जिसकी वजह से उन बच्चों को हार्ट अटैक तो नहीं लेकिन हार्ट बर्न हर टाइम रहता है कि हर टाइम जो घबराहट हो रही है, उलझन हो रही है, मैदा अपसेट है। तो इस वजह से खाली पेट जैसे वो दलिए का इस्तेमाल है वो कर सकते हैं और रेडी टू ईट दलिया रखें। उबला हुआ अंडा बहुत आसान है आजकल, वो एग बॉयलर्स वाला सीन भी आया हुआ है कि आप वो स्विच लगाएं 2 मिनट में अंडा बॉयल हो जाता है, हाँ, सस्ता सा है। और एक वो चीज़ 2 अंडे डेली के रोज 2 खा लें, अंडे डेली के नाश्ते के अंदर ले सकते हैं, सर्दियाँ भी आ रही हैं, आसानी नाश्ता, साथ आप 1 कप चाय पी लें, दे कैन टेक योक एज वेल साथ में। यस दे कैन टेक। अच्छा, यंग बच्चों को अगर कोई बीमारी नहीं है, कोई इनको हेल्थ इशू नहीं, कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं, कोई बीपी का मसला नहीं, तो वो 2 अंडे ले सकते हैं और उससे उनको जिस्म में प्रोटीन की कमी नहीं होगी, पट्ठों की कमज़ोरी नहीं होगी और ऑब्वियसली बच्चों ने पढ़ना है, आयरन ज़्यादा चाहिए जिसकी वजह से कॉग्निशन बाहर के खानों से हार्ट बर्न होता है, ब्लोटिंग हो जाती है, सांस की नालियाँ ऐसा लगता है बंद हो गई, ऐसी मिर्चें गले में लगती है, ये सारी चीज़ें जो है ना, इसके लिए कोई ऐसा हल, अब खाना भी पड़ जाता है बच्चों को, खा लिया है, सिचुएशन है, क्या कर सकते हैं इससे जिससे एकदम से हार्ट बर्निंग, गले की मिर्चें, सब कुछ थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाए? अच्छा, बहुत आसान सा टोटका इसके लिए करना क्या है, इसबगोल का छिलका बाआसानी अवेलेबल है, चिया सीड बाआसानी अवेलेबल है। इसबगोल में मुझे तरीका बता दें, बहुत से लोगों को उसके तरीके नहीं पता है। आई नो यू विल टेल बिल्कुल राइट वे जो उसका होता है। यार इसबगोल को सोक करना है, भिगाना है, उसको लई बनाना है, ग्लू बनाना है, या बस जैसे ही पानी में डालना है तो पी जाना है, या इसको फाकना है? व्हाट इज द राइट वे टू हैव इसबगोल? अगर किसी को कब्ज रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, उसमें उन्होंने क्या करना है कि उसको सोक करके लेना है, लई बना के, उसके जैसे ग्लू गूंद वाला, हाँ गूंद वाला वो लेना है। उससे क्या होगा कि वो फाइबर जो है वो चम्मच, 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे वो फूल जाएगा। और वो लोग जिनको डायरिया बहुत ज़्यादा रहता है, जिनका पेट हर टाइम ख़राब रहता है, उन लोगों ने ऐसे ही इसबगोल का छिलका मुंह में डालना है और ऊपर से पानी पी लेना है, वो फूले आपके पेट में जाके। और उसके अलावा वो लोग जिनको हर टाइम क्या होता है जी, कभी पेट ख़राब, ख़ास तौर हॉस्टल वाले बच्चों के बाहर के खाने खा खा के मेजर जो मसला हो रहा था, ये हम कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। क्या होता है, कभी कब्ज़ हो रही है, कभी मैदा ख़राब हो रहा है, कभी मैदे की जलन और हार्ट बर्न। इस सूरत में उन्होंने क्या करना है, दही खाली पेट लाजमी इस्तेमाल करें, 6 चम्मच दही के, उसके अंदर इसबगोल का छिलका डाल सकते हैं, उसके अंदर चिया सीड का इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसके अलावा एक चीज़ बहुत जो बड़ी गलती करते हैं हॉस्टलाइट बच्चों ने, साइड टेबल पे रखे होते हैं एंटासिड्स। एंटासिड्स ऐसी मैदे की दवाइयाँ जो खा के फ़ौरन सुकून तो आ जाता है, लेकिन आपको उन चीज़ों की आदत हो जाएगी। वो दवाई ऐसी है मैदे की कि अगर आप कुछ भी खाएंगे, एक तो फिर आपको हज़म नहीं होगा जब तक आप वो मैदे की हज़म करने वाली दवाई नहीं खाएंगे। तो इसलिए आप नेचुरल ऐसी चीज़ें जो आपके निज़ाम हज़म को बेहतर करती हैं, उनमें अगर मैं बताती चलूँ तो हमारे पास ग्रीन टी है, लौंग, दालचीनी और सौंफ का कहवा, जिन लोगों को खाना प्रॉपर हजम नहीं होता वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दालचीनी के बारे में आपसे यहाँ पे भी इसकी मिथ क्लियर करना चाहूँगी। मुझे प्लीज़ बता दें, जो दालचीनी हमने बॉईल करनी है, उसको पकाना है, कुछ लोग कहते हैं उसको पकाना नहीं चाहिए, तो उसको एंड में भले पाउडर फॉर्म में रख लें, या बस जब आप इस तरह थर्मस में रखें दालचीनी वाली चीनी का जो भी आपने कहवा बनाया, तो बस उसकी स्टिक्स डाल दें, दम में रखें, उसको हीट ना दें। व्हाट इज़ द राइट वे? प्लीज़ देखने वालों को बताएं, क्या पता उसके कोई जो इफ़ादियत है वो हम मार देते हो पका के, और इसकी जो सही तरीका है बता दें। अच्छा, अब कोई भी हर्ब है ना, इनको हम कहते हैं फाइटोकेमिकल्स, इनको सही इस्तेमाल का तरीका है, आप 4 घंटे तक इन्हें पानी में पड़ा रहने दें, खोलते पानी में, गर्म पानी, नीम गर्म पानी है उसमें। उससे क्या होगा, ये अपना एक्सट्रैक्ट छोड़ जाएंगे। उसको नीचे से चूल्हा ऑन करके तेज आंच में गुड़ नहीं पकाना नहीं, क्योंकि वो जितना हीट रेजिस्टेंट होगा, एवोपरेट नहीं करनी, बिल्कुल एवोपरेट नहीं करनी। और उसको क्या करना है कि आपने जैसे 3-4 घंटे पड़ा रहने दें और उसके बाद आप इस्तेमाल कर लें, जैसे रात को। और
वो बच्चियां जिनको हॉस्टल में रहते हुए हार्मोन्स के मसाइल हैं, पीसीओएस के मसले हैं, वो ये दालचीनी वाला तो पानी इस्तेमाल गर्म खौलते पानी में ये लोग ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं। हाँ, इसी तरह ओवरनाइट सोक भी कर सकते हैं और पाउडर्ड फॉर्म में भी आप ले सकते हैं। पाउडर्ड फॉर्म में भी चाय में ऊपर पाउडर डाल लें, कॉफी में डाल लें, या फिर जैसे सेब खा रहे हैं उसके ऊपर डाल लिया। और ये तो देखें 2-3 चीजें हम इस्तेमाल करें, हमें पता है ये काम करती है नर्वस ब्रेकडाउन के लिए अच्छी दालचीनी, लूज कर रही है वेट सब कुछ, मगर हमें तरीका कोई नहीं पता। चूल्हे के आंच ते उत्ते पकाना कोई नहीं है, ते तुसी सिर्फ पानी गर्म करके तो उत्ते सोक करना है, ते 2-4 घंटे बाद तुसी पी जाओ। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग वर्दा सिकंदर को। और वर्दा जो है डाइटिशियन, आपको बता रही हैं कि जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं और जाके हॉस्टल्स में और ढाबों शोबों में खाना खाते हैं, उनके पेरेंट्स को भी यार बहुत ट्रॉमा होता है, उन बच्चों की सेहत पे भी बहुत हर्ज पड़ता है। अभी यहाँ पर हम आपसे पूछेंगे कि जो बच्चे नट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, क्वाइट एक्सपेंसिव, यू नो, देन उसका ऑल्टरनेट क्या है जिसमें कुछ ऐसी चीज़ खा लें जो उनको ज़रा ग़िज़ा भी, प्रोटीन भी, सब कुछ मिले, वाइटामिन भी, बट बैलेंस हो, सब पैसों में कम हो। अच्छा, हाँ, अक्सर ये मसला देखते हैं कि नट्स बहुत महंगे, और वाकई ही नट्स बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। एक हॉस्टलाइट बच्चा जिसने एक थोड़े से बजट में रहना है, उनके लिए एक बड़ी ज़बरदस्ती आसान तरीका है कि ये जितने हमारे पास सीड्स हैं, जैसे सनफ्लावर सीड है, पम्पकिन सीड है, फ्लैक्स सीड्स हैं, ससीमा सीड है, सूरजमुखी के, सफ़ेद तिल, काले तिल, इनके अंदर भी ओमेगा 3, ओमेगा 6, विटामिन्स, आयरन सब कुछ मौजूद है। तो इस वजह से आजकल एक बड़ा ज़बरदस्ती चीज़ चल रही है जिसे हम कहते हैं सुपर 6 मिक्स सीड्स। आप क्या कर सकते हैं, एक जार डालें, पास रखें, उस जार के अंदर आपने थोड़े से पम्पकिन सीड्स, पेठे के बीज जिन्हें हम कहते हैं हरे वाले, हाँ हरे वाले, थोड़े से सूरजमुखी के बीज, और उसके अलावा एक इजीली मिल जाते हैं 4 मगज़। हाँ, वो उसके अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6 बहुत ज़्यादा, विटामिन एनरिच बहुत ज़्यादा। ये जो बच्चियाँ होती है ना हॉस्टलाइट, अक्सर जोड़ों में दर्द रहती है, हर टाइम घुटनों में से आवाज़ें आती हैं, पढ़ती है ना, तो पढ़ के कमर का उन बेचारियों का ना, बिल्कुल कमर का इशू। और उसके अलावा एक चीज़ हम कहते हैं लोटस सीड्स, वो एक फूल मखाने होते हैं गोल से, उनको क्या, लोटस सीड्स नहीं मुझे समझ आया। लोटस सीड्स ये ना फूल मखाने की तरह होते हैं गोल से। अच्छा, हाँ, पॉपकॉर्न की तरह इसका जो फ्लेवर हम होता है। उसमें भी डालते हैं, जो पंजीरियों में, हाँ एग्जैक्टली, बेस्ट विटामिन डी और कैल्शियम का सोर्स है। अगर आपके हॉस्टल में अच्छा दूध दही नहीं मौजूद ना, एक मुट्ठी रोजाना खा लें, बड़ा अच्छा नाश्ता है। जिन बच्चियों को घुटनों की, कमर की दर्द, हर टाइम सर्दी अच्छा, अब क्या इसको दूध में जैसे अगर ग्राइंड कर लें, पाउडर बना लें, तो दूध में डाल के भी खा सकते हैं, या फिर इसको मुट्ठी भर बस चबा चबा के खाना है, तो वो जहाँ चलते फिरते इस तरह। आइडियल स्नैक बताने लगी हूँ हॉस्टलाइट बच्चों के लिए। सुबह एक गिलास गर्म दूध लेना है, उसके अंदर थोड़े से 1 मुट्ठी ये लोटस सीड्स के डाल दें, और 1 चम्मच ये जो सीड्स मैंने बताए हैं, पम्पकिन सीड, सफ़ेद तिल और फ्लैक्स सीड्स, इसका चम्मच डाल दें और इसे मिक्स कर लें। आपकी हड्डियों की दर्दें, पट्ठों की कमज़ोरी, आपकी यादाश्त, डायमेंशिया का मसला, जल्दी चीज़ों का भूल जाना, वो सब इंस्टेंट जॉब भी डाल सकते हैं इसके अंदर। बिल्कुल इंस्टेंट जॉब भी डाल सकते हैं आप। थोड़ा सा मील अगर हैवी करना हो, ये सारी चीज़ें डाल के, ताकि एक नाश्ते वाली ग़िज़ा मिल जाए। फ्रूट्स डाल सकते हैं उसके ऊपर काट के, फ्रूट्स काट के डाल सकते हैं, केला डाल लें, सेब डाल लें, अंगूर डाल लें, तुखम मलंगा सस्ता है वो ऐड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तुखम मलंगा और चिया सीड की जो है फॉर्म एक ही है, इफादियत सारी चीज़ें एक ही है या अलग-अलग है? एक ही है, लेकिन फाइबर कंटेंट का फ़र्क है। अच्छा। फाइबर जो है चिया सीड के अंदर ज़्यादा फाइबर है, और बेसल सीड महंगा है इसलिए, और उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा। आप ऐसे समझ लें, आप अगर 1 चम्मच चिया सीड का लेते हैं, आप एक मल्टी विटामिन की गोली ले रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ फिज़ा मैं क्लियर करना चाहूँगी सीड्स के हवाले से, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, जब हम सीड्स जो है ना, इसके अंदर एक क्वालिटी होती है, जब हम सीड्स को पीस लेते हैं, पाउडर फॉर्म में बना लेते हैं, तो उसकी फादियत ख़त्म हो जाती है। अच्छा। जो सीड्स हैं उसके अंदर एक ऑयल होता है जिसे हम कहते हैं ओमेगा 3, ओमेगा 6। जैसे हम नेल पॉलिश लगाते हैं ना, वो रिमूवर एवेपोरेट हो जाता है। अगर 20 मिनट तक, जैसे अलसी का बीज है, सफ़ेद तिल है, इसके अंदर मौजूद जो ऑयल है, अगर 20 मिनट के अंदर अंदर आप इसे दादड़ करके इस्तेमाल कर लेते हैं, वो ऑयल उसका आपको अफादियत देता है और आपके दिल और दिमाग के लिए बेहतर होता है।
लेकिन अगर आप बीज उसको पीस के रख लेते हैं अक्सर जैसे पाउडर फॉर्म में, तो उसका कोई फायदा नहीं। उसके अंदर जो एक्चुअली ओमेगा 3 खाना उसको चबा के, हाँ खाना उसको चबा के। थैंक यू सो मच। हमेशा आपको कोई ना कोई हम इस तरह के टास्क देते हैं कि आप हमें ऐसी चीज़ें बताएं जो बहुत इफादियत वाली हों। आज आपने बच्चों के लिए बहुत सारी टिप बताई, थैंक यू सो मच। आप अपने बच्चों के लिए ये सारी चीज़ इस्तेमाल कीजिए और उनको सेहतमंद ज़िंदगी दीजिए ताकि वो अच्छा पढ़ सके। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, वॉचिंग मॉर्निंग विद फिजा। नाज़रीन, मेरे टाइप का सेगमेंट जो है वो आ गया है, बल्कि आप लोग के टाइप का भी। बच्चों के अंदर जो स्किल्स होते हैं ना वो बाहर निकालने चाहिए, टैलेंट निकालना चाहिए। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हम ना बीच में अटके हुए लोग हैं। हम हर चीज़ में परेशान हो जाते हैं यार, बच्चों को ये सिखाएं ना करें, बच्चों को ये करें ना करें, गिटार सिखाना है कि नहीं सिखाना, यूँ करना है। भाई कोई भी स्किल है, ऑर्गन सिखाना है, भाई स्कूल में म्यूज़िक पढ़ाया जा रहा है, म्यूज़िक सिखाया जा रहा है, एक्स्ट्रा स्किल्स हैं। किसी भी तरीके से कोई टैलेंट उससे सिर्फ ये होता है कि आपका दिमाग तेज़ होता है। खैर अब आपकी मर्ज़ी है, मुझे तो अच्छा लगता है कि किसी किस्म के टैलेंट, कराटे हो, मार्शल आर्ट हो, कोई भी हो, बच्चों के अंदर स्किल्स होने चाहिए, बच्चों के अंदर टैलेंट होना चाहिए। एक्टिविटी के लिए कुछ भी ब्रेन एक्टिविटी, बॉडी एक्टिविटी होनी चाहिए। मेरे पास एक तो जो पहले मेहमान हैं वो बहुत अच्छे हैं, बड़े प्यारे से हैं भाई हैं मेरे, जो कि फ़हाद जावेद हैं, जो कि सिंगर हैं और बहुत ही अच्छे सिंगर हैं। मैं इनके बारे में क्या बताऊं, मेरी इनसे मुलाकात हुई थी बर्मिंघम में और ही इज़ नॉट अ सिंगर, मैं बताऊं ही इज़ अ ब्रिलियंट, एक्सट्रीमली टैलेंटेड सिंगर। मैं इनको सुनने के बाद मैं ये सोच रही थी कि जब मैं बर्मिंघम में खुद शो करने के लिए भी गई थी, जो लाइव इनकी परफॉर्मेंस थी वो सारों पे भारी थी। व्हाट अ वॉइस, व्हाट अ पर्सनैलिटी और व्हाट अ ग्रिप के जो ऑडियंस को उन्होंने होल्ड किया। आज आपकी मुलाकात करवाऊंगी, ज़बरदस्त फ़हाद जावेद साहब है और मेरे साथ ही बिल्कुल जो तशरीफ़ फरमा है वो है एक टीचर जो कि म्यूज़िक पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं आपको सरगम की लय वगैरह सब कुछ उसकी प्रैक्टिस कराते हैं। म्यूज़िक डायरेक्टर है, राइटर भी हैं, लिखते भी हैं, कंपोज़र भी हैं। भाई क्या क्या हैं आप, सारी दोनों पर्सनैलिटी मेरे पास बहुत प्यारी है। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, मुझे ये बताइए कि आप एक स्कूल में पढ़ा भी रहे हैं बच्चों को, म्यूज़िक वगैरह प्रैक्टिस में भी हैं और आप बहुत कुछ लिखते भी हैं, ठीक है जी। तो कितना टाइम हो गया आपको ये शुरू किए हुए? It's been 30 years. 30 years? 94 में मैंने पहली दफ़ा अपनी एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस दी थी। अच्छा, YMCA हॉल में। तो आपने कहाँ से सीखा, आपका पीछे से बैकग्राउंड क्या है? अपने वालिद साहब से सीखा। वालिद साहब सिंगर थे? हाँ जी, वो एक PTV के, ही वाज द ओनली म्यूजिशियन हु गॉट PTV अवार्ड एज अ म्यूजिशियन। वाह। वरना म्यूजिक डायरेक्टर्स को तो मिलते हैं अवार्ड्स और आपके सिंगर्स को तो मिलते ही हैं। तो अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि अपने वालिद साहब का कोई जिस पे उनको अवार्ड भी मिला था एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, एक लाइन हमें सुना दे फिर आगे शुरू करें। उन्होंने एक उसकी कंपोजिशन जो है, रात फैली है तेरे सुरमे आंचल की तरह का म्यूजिक अरेंजमेंट्स किए थे। वाह। वो मैं आपको थोड़ी सुना जी। रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह, रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह, चांद निकला है वाह तुझे ढूंढने, पागल की तरह रात फैली है तेरे। जी हाँ, जी हाँ, क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और हमारे पास जो फ़हाद जावेद साहब हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम उनसे कुछ ना सुने, मगर पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि आपकी पहली, आज सही से मेरी आपके साथ मुलाकात हो रही है, उधर तो मैं आपको देख के डर गई थी, अंधेरे में मिले थे आप मुझे, वो बाद में स्टेज में आपका मैंने रौनक देखा कि आपकी तो तबाहीकुन परफॉर्मेंस है। तो आप कब से कर रहे हैं, ज़रा देखने वालों को बताएं ना, कब से काम कर रहे हैं? मुझे सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, मुझे तकरीबन 12-13 साल हो चुके हैं और पहले ये सिलसिला पाकिस्तान में था, फिर यहाँ से मैं दुबई से फिर इंग्लैंड। तो यू लिव इन यूके राइट नाउ? जी बिल्कुल, मैं इंग्लैंड में ही होता हूँ जी। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह। मुश्किल नहीं है यूके की ऑडियंस को केटर करना, उनके साथ फ़ैन फॉलोइंग अपनी बनाना, अपनी परफॉर्मेंस के साथ जोड़ना? अगर आप में दम है और आप समझते हो कि आप कुछ कर सकते हो और अच्छा गा रहे हो, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुश्किल होता है आपको ऑडियंस बनाना। अरे वाह, तो व्हाई नॉट। अगर आपके ही अपनी कोई गाए हुए गाने को जो आपने सबसे पहले कोई गाया जिससे आपको बहुत पीक मिली, इफ़ आई आस्क यू, क्या अगर हम थोड़ा सुना दे। आप क्योंकि लाइव सिंगर इतने अच्छे हैं, क्योंकि मैंने को सुना है लाइव,
इनके साथ सीडी की ज़रूरत नहीं होती है। जी सर, अगर बल्कि मैं एक पुराना गाना ही सुना देता हूँ। बिल्कुल, माइक के साथ जी। हो लाया लाया, हो लाया लाया, हो लाया लाया, मैं तेरे नाल ढोल नावे लाया लाया, मैं तेरे नाल ढोल ना, एक दिल सी रहा मेरे कोल ना वे मैं लुटी गईयां, वाह वाह, ढोल ना वे मैं लुटी गईयां, हो लाया लाया। आहा, ये इसलिए गाया क्योंकि मेरा फेवरेट गाना है। अच्छा, अगर मुझे परवेज साहब की तरफ तो शो पे भी आपने गाए थे बहुत सारे गाने में से कोई पाकिस्तानी नंबर का एक मिक्स करके छोटी सी एक लाइन हमें सुना दें और कोई जल्दी से फिर मैं आगे बढ़ूँ। उसमें था कि परवेज साहब क्योंकि जज्बा एंटरटेनमेंट से हैं और मैं और ये इनके साथ बहुत ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए मैंने कहा ज़रूर होना चाहिए एक गाना। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ, चलो रस्मन ही सही, मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। अरे वाह जी, मज़ा आ गया है, क्या बात है भाई, क्या बात है, मज़ा आ गया। अच्छा, अब आपके साथ मैं रिक्वेस्ट वो करूंगी क्योंकि आप लिखते भी हैं। जी। आपने संतू साहब के गाए हुए एक कवाली को कलाम को जो है उसमें एक बोल लिखा, बड़ा फेमस है, मैं चाहूँगी ज़रा यहाँ पे भी आप अपना लिखा हुआ भी कुछ हमें एक बोल शेर सुना। इस पे गाना है, इस पे गाना, जिस पे भी गा दें बस, आप गाएंगे तो सुर इतने बिखर जाते हैं, जरूरत ही नहीं किस पे गवाएं। क्या मुझसे पूछते हो आहा, हाल मेरा, क्या मुझसे पूछते हो वाह, हाल मेरा, हाय हाय, कहीं का भी ना छोड़ा है किसी यार ने, क्या बात है, कहीं का भी ना छोड़ा है किसी ने, रकीबों के शहर से आने वालों, रकीबों के शहर से आने वालों, मेरे कातिल को देखा है किसी ने, वाह जी, मेरे कातिल को देखा है किसी ने, सहारा लेके छोड़ा है किसी ने। आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको दुआ ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून, यू वाचिंग दो जबरदस्त सिंगर हमारे साथ मौजूद है, ज़हीर अब्बास और फहाद जावेद। स्टे ट्यून। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा और मैं यहाँ पर मेरे दो ज़बरदस्त जो सिंगर हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि क्यों ना कोई खूबसूरत जुगलबंदी अगर हो जाए आपके फैंस के लिए तोहफा। आप तो यूके से आए, आपकी तरफ से भी, और आप भी टीचर हैं, टाइम कम है तो हो जाए, ज़रा शुरू हो जाए। यस। सुंजियां सुंजियां दिल दियां गलियां, सुंजियां मेरियां बावां, आजा तेरियां खुशबुआं नू लभदियां मेरियां सावां, जीना मेरा है मरना मेरा, नाल तेरे सी कर एतबार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावा की
ना तेरे बाजो लगदा जी। वे चंगा नहीं कीता बिबा, वे चंगा नहीं कीता बिबा, दिल मेरा तोड़ के वे बड़ा पछताया अखां, वे बड़ा पछताया अखां नाल तेरे जोड़ के। तो की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान मेरी जान मेरी, मैं तनु समझावां कि कि ना तेरे बाजो लगदा जी। वाह जी, ज़बरदस्त। चलो जी, आप कोई ऐसा गाना जो आपका अपना है ज़रा हो जाए, यहाँ पर आ जाइए तो मज़े से हम भी खड़े हो जाते हैं जी जी। और मिलके सुनते हैं आपका जो अपना कोई सॉन्ग आप कहते हैं कि आपको सुनाना चाहिए आज हमारे प्रोग्राम में आप आए। थोड़ा सा मैं सुना देता हूँ जी। ओ रातां कालियां कालियां तेरे नाल लंघदियां सी, गल्लां सारियां सारियां पल दो पल दियां सी, रंग बदल गई ढंग बदल गई बदल दी रोज नवा, नी वेखे काले तेरे कारे चलिए सारे, गिनदे आ लारे लारे लारे, नी डिगदे तारे तारे तारे। वाह जी, ज़बरदस्त। और आपका इश्क इश्क, मैंने आपका जो नया गाना है वो सुने बगैर नहीं जाना, मैंने टाइम ऊपर किया है खास तौर पे इसी वजह से कि आप म्यूजिक के साथ सुनना है तो प्लीज म्यूजिक के साथ लगाएं। म्यूजिक के साथ जी हो जाए, पीछे म्यूजिक दीजिएगा। एक्शन एक्शन। थोड़ा वॉल्यूम दे दें। इश्क 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 इश्क। बोथ ऑफ यू, बहुत अच्छा टाइम आप लोग के साथ, मज़ा आया। मैं कहीं जाते जाते एक गाना और जल्दी से, टाइम बिल्कुल ख़त्म पे है, आप ही के गाने पे हम चले जाएंगे। सानू एक पल चैन बिना वाह